प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक, हिंदी की वसंत पाठ्यपुस्तक से नवा चैप्टर पढ़ रहे थे, चिड़िया की बच्ची। इस पाठ में हमने पढ़ा कि एक चिड़िया की बच्ची वो एक धनी सेठ जिसका नाम माधवदास था, उसके बगीचे में आ बैठती है। माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, बहुत अमीर आदमी था, उसके पास हर तरह की सुविधाएं, साधन सब थे। उसको वह चिड़िया की बच्ची बहुत पसंद आ गई और उसको वह तरह तरह से प्रलोभन देने लगा कि तू मेरे यहीं पर ठहर जा, मुझे खुश रख और मैं तेरी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूंगा, है ना। इस तरह से वो उसको बहुत बहलाता फुसलाता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची नहीं मानती है और वो अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है। तो सेठ माधवदास जब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उस चिड़िया की बच्ची को नहीं फंसा पाता है, तो वह अपने नौकर को इशारे से उसको पकड़ने के लिए बोलता है और नौकर जब उसको पकड़ने लगता है तो चिड़िया की बच्ची उसके गिरफ्त से बच करके अपनी माँ के पास वापस पहुंच जाती है उड़ती हुई, और वह बहुत डरी हुई होती है। इस पाठ में जैनेन्द्र ने एक तरह से आज के समय की जो मानसिकता है मनुष्यों में, मानवों में, कि उनका व्यवहार किस तरह से मानसिकता बदलती जा रही है, उसका जिक्र किया है कि लोगों का जीवन सुख सुविधाओं से भरा होता है, साधन संपन्न होता है, कोई ऐब या कोई बुरी लत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अचानक से ही उनका जो अंतर मन है उसमें गलत विचार किस तरह से आ जाते हैं, वो इस पाठ में व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, आओ हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? इसका आंसर है, माधवदास अपने लिए संगमरमर की एक नई कोठी बनवाते हैं। चिड़िया को धन का, सोने का घर बनवाने तथा मोतियों की झालर लटकाने का प्रलोभन देता है। वो चिड़िया से कहता है, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। माधवदास जी की इन बातों से ज्ञात होता है कि वे कितने धनी संपन्न थे। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी लगता है कि धन संपन्न होने के बावजूद भी वे सुखी नहीं हैं। ख्याल ही ख्याल में वे संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। वे चिड़िया से कहते हैं, मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। इससे स्पष्ट है कि वे सुखी नहीं थे। प्रश्न नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आप इसमें अपने मन के भाव लिख सकते हैं। जैसा आप इस प्रश्न को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आप वो लिखें। थोड़ा हिंट के लिए ये आंसर देख लीजिए। माधवदास ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत ही सुंदर प्यारी लगी। वह चिड़िया को हमेशा अपने पास रखना चाहता था, उसे देख देख कर अपना मन बहलाना चाहता था। माधव आत्म केंद्रित होकर ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह केवल अपनी खुशी के लिए, अपना मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसलिए माधवदास की इस भावना में उसका निजी स्वार्थ है। प्रश्न नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखी। यानी कि माधवदास का जो मनोभाव है उसमें और चिड़िया के जो मनोभाव है उसमें क्या अंतर था, ये आप अपने शब्दों में लिखें। ये देखिए हिंट के लिए, क्या माधवदास और चिड़िया के मनोभाव एक दूसरे से विपरीत हैं। एक तरफ माधवदास के लिए धन, संपत्ति, सुख सुविधा ही जीवन का अमूल्य तत्व है, दूसरी ओर चिड़िया के लिए ये सभी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी। चिड़िया को केवल अपनी माँ से लगाव था। माँ की गोद के लिए ही उसने
दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान, माँ की गोद ही उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान सुख था। उसे सोने, चांदी, हीरे, मोती की तुलना में अपने माँ का स्नेह अधिक प्यारा था। अर्थात चिड़िया की खुशी भौतिक सुखों से अलग भावनात्मक सुखों में है, परंतु माधव दास के लिए धन दौलत ही सर्वोपरि है। उसके सामने भावनाएं मूल्यहीन हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हाँ तो बच्चों, इसको आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। कहानी के अंत में हमने पढ़ा कि सेठ की सभी चेष्टाओं के बावजूद सेठ ने हर तरह से बहलाया फुसलाया नन्ही चिड़िया को, लेकिन इसके बावजूद भी वह चिड़िया नौकर के पंजे से भाग निकलने में सफल होती है। यह कहानी का सुखद अंत है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का अंत अत्यंत दुखद होता और प्रतीत होता कि अच्छाई पर बुराई की जीत हो गई। अर्थात कि सभी लोग धन दौलत ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, उनको चकाचौंध और ऐश्वर्य का जीवन चाहिए। इस तरह का ये संदेश जाता लोगों में, चिड़िया अगर उसके बहलाव फुसलाव में आ जाती तो। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता और चिड़िया अपनी सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। चिड़िया के अस्तित्व की सफलता उसके बंधन मुक्त होकर स्वच्छंदता पूर्वक आकाश में उड़ने में है। वह अपने परिवार और अपनी माँ का स्नेह पाकर खुश रहती है। ये चिड़िया को वो सब ऐश्वर्य धन दौलत वो सब नहीं चाहिए और वह उसको तो अपना स्वच्छंद और मुक्त जीवन चाहिए और अपने परिवार अपनी माँ का स्नेह चाहिए और इसी में वह खुश है। वह इन सब धन दौलत और लालसाओं के पीछे नहीं भागती है और सेठ के बहलावे में नहीं आती है। प्रश्न नंबर 5 है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया कह रही मेरी माँ बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। इसके बारे में बच्चों, माँ बहुत महान होती है और माँ की महानता के विषय में हम जितना भी लिखें उतना कम है। फिर भी आप ये 4-5 लाइनें देख सकते हैं, इसके आधार पर आप स्वयं लिखें। फिर हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। माँ सभी मूल्यवान संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। माँ अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है और बच्चों के किसी भी प्रकार के कष्ट से भावुक हो जाती है। माँ हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, सुख दुख में हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम माँ के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इस तरह से स्नेह चिड़िया तथा उसकी माँ का भी था। इसी कारण चिड़िया बार बार माँ को स्मरण करके उसके पास जाने की जिद कर रही थी। प्रश्न नंबर 6, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख अधिक युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ जीवन के सुख को लेकर दो विचारों की टकराहट है। एक तरफ जहाँ धनी सेठ के लिए धन दौलत और सुख सुविधाएं ही जीवन की खुशी और वास्तविकता है, वहीं दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। तो बच्चों, आपने पढ़ा इस पाठ में जो पाठ का जो मेन सारांश है, मेन इससे जो सीख मिलती है वह यही है कि जो इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, धन दौलत लालसा इच्छा वासनाओं के पीछे भागने वाले और एक चिड़िया की बच्ची की भांति अपने परिवार के प्रेम सानिध्य से ही संतुष्ट रहने वाले, और एक अपनी इच्छाओं और अपने प्रलोभन के लिए दूसरों के जो दूसरों की आज़ादी है, उनके मन के जो विचार हैं और
उनकी इच्छाएं हैं उनको भी वो दबोच करके और अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते, इस तरह के लोग भी होते हैं। तो आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि इस कहानी का क्या सारांश निकलता है, क्या सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, चकाचौंध की तरफ नहीं भागना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इस कहानी को दूसरा जो रूप है वो भी दे सकते हैं कि किस तरह से सेठ अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए हर तरह का प्रलोभन देता है उस चिड़िया को, लेकिन वो उसकी लालसा और वासना के चक्कर में नहीं फंसती है और वापस अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। तो इस तरह से इन दोनों ही विचारों पर आधारित ये जैनेन्द्र एक मनोविश्लेषणात्मक निबंध या कहानियां लिखते थे और उनके जो मन के जो अंतर्मन के जो विचार हैं लोगों के, वो व्यक्त करने का ये माध्यम है उनका। तो आप इसको समझ गए होंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए।